गुड मॉर्निंग। 10 के धंधा ट्रेड्स में आपका स्वागत है। अमित सेठ और आशीष बहेती आज हमारे साथ बने हुए हैं। 5paisa.com के रुचित जैन और ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर अपनी फ्रेश कॉल्स के साथ जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ होंगी फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा। साथ ही आइनॉक्स इंडिया के आईपीओ पर बात करेंगे कंपनी के प्रमोटर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिद्धार्थ जैन से। ये सब कुछ पावर पैक्ड आपके लिए अगले आधे घंटे में। लेकिन एक बार जरा निफ्टी देखिए, अब 21,183 और 21,200 की तैयारी। और अब बैंक निफ्टी लेकर आइए 810 पॉइंट ऊपर। और जो एक सुबह बात हुई थी कि 800 से 1000 पॉइंट की रैली आपको आज स्क्रीन पे दिखाई देगी बैंक निफ्टी में। 3% निफ्टी आईटी पर और बैंक निफ्टी में 800 से 1000 पॉइंट की रैली, ये वाली बात हुई थी वीरू। 820 पॉइंट अब हो चुके हैं और वो पॉइंटर चला दीजिएगा अगर रेडी हो तो, कि 800 से 1000 पॉइंट की रैली होनी है आज यहाँ पर बैंक निफ्टी में। और अब 47,920 पर हम इस समय वीरू, बस मान के चलिए कि ये अगले 200 पॉइंट भी आने हैं यहाँ पर जल्दी। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अनुज बैंक निफ्टी में हुआ क्या है, जो कि नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का कॉल राइटर था वो भी बुरी तरीके से ट्रैप हुआ है। आज 47,500 पे सबसे बड़ी कॉल भी की थी, सब के सब अगर आप देखें आज ट्रैप हुए हैं। इस बीच जिसे कहते हैं ना, आई मीन बैंक निफ्टी फायरिंग ऑल सिलेंडर्स। अनुज, लुक एट एक्सिस, इंडस, ICICI, बस एक ये SBI रह गया है थोड़ा सा। लग रहा है देर सवेर ये भी निकलेगा, पर अच्छा निकलेगा जब भी निकलेगा। 626 आपकी स्क्रीन पे आके ट्रेड करता हुआ ऑल टाइम हाई, बट स्टिल SBI के लिए है ये। हाँ नहीं, SBI में अभी भी ऑल टाइम हाई हुआ नहीं है, थोड़ा सा रह गया है, 2-3 रुपए से रह गया है मेरे ख्याल से। इसका इनफैक्ट वो प्लेट ले आई है 52 वीक हाई और 52 वीक लो वाली। 15 दिसंबर को लगाया था इसने 52 वीक हाई, जो इसका अभी तक प्रिवेल कर रहा है मेरे ख्याल से। और अब हाँ, और क्लोजिंग हाई मेरे ख्याल से 625 है। हाँ, क्लोजिंग हाई क्रॉस कर दिया, लेकिन 52 वीक हाई था 15 दिसंबर 2022 को, मुझे अच्छे से याद है। क्योंकि बार बार डिस्कस कर रहे हैं हम इसको। 629.55 और आज हो गई देखिए 14 दिसंबर, एग्जैक्ट एक साल हो गया, इसने 52 वीक हाई अभी तक क्रॉस नहीं किया। तो आप समझिए एक साल में इसने 0 रिटर्न दिया, 0। तो चलेगा तो ये भी अच्छा चलेगा बहुत। बिल्कुल, SBI आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। अब चलिए एक काम करते हैं, इस पैनल से आपकी मुलाकात कराता हूं जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज रहेंगे। आपकी स्क्रीन पे 4 मेहमान मौजूद हैं, अमित सेठ, आशीष बहेती, रुचित जैन और सचिदानंद उत्तेकर। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके सचिन और रुचित। सचिन, गुड मॉर्निंग। आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर बैंक निफ्टी में जिस तरीके से तेजी हो रही है, तो आई थिंक फाइनेंशियल्स पे ही इमीडिएटली दाव लगाना चाहिए। एंड वहां पर हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी दिया है इंडसइंड बैंक में लॉन्ग पोजीशंस बनाने की। सो ओवरऑल एक अच्छा क्लस्टर रेजिस्टेंस था अराउंड 1520 1510 के आसपास का, ये इसने काफी कॉल किया है। एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1560 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स में। आप स्टॉप लॉस 1526 पे लगाए। जो सेकंड ट्रेड है वो भी ऑन द लॉन्ग साइड है। LIC हाउसिंग फाइनेंस का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहा है। एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस वेल एस्टैब्लिश्ड है। पिछले 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। 550 का लेवल जैसे ही निकल जाता है, मुझे लग रहा है काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आना चाहिए। फ्लैग पैटर्न के लिहाज से देखें तो टारगेट 605 के आसपास प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है पोजिशनली इस पर्टिकुलर मूव को राइड करना चाहिए 538 के स्टॉप लॉस के साथ। इंट्राडे में एक स्विंग बन सकता है 564 तक का, बट मुझे लग रहा है 605 तक ये पर्टिकुलर रैली चेस की जा सकती है 538 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए ये हो गई सचिन के पिक्स। अब रुचित को जोड़ लेते हैं। रुचित, गुड मॉर्निंग। रुचित, आपके पिक्स? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल, 2 पिक्स है मेरी भी बैंकिंग एंड NBFC स्पेस से ही है। पहले पिक SBI में रहेगी, जहां पे हमने देखा है कि जो 620 के कॉल ऑप्शंस के राइटर्स है उनकी पोजीशन अब अटक गई है, क्योंकि 620 के कॉल में पिछले कुछ दिनों से जब ये स्टॉक क्रॉस नहीं कर रहा था तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट थी। अब आज 18 लाख से वो ओपन इंटरेस्ट कम हुई है, बट उसके बावजूद 1 करोड़ 13 लाख के OI और आउटस्टैंडिंग है। सो आई थिंक ये जैसे स्टॉक में थोड़ा और पॉजिटिव मूव आएगा तो ये कॉल राइटर्स अपने पोजीशंस अनवाइंड करने जाएंगे, जिसके कारण वो शॉर्ट कवरिंग एज वेल एज फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप का कॉम्बिनेशन स्टॉक में रह सकता है। तो उस SBI में अभी खरीदारी करने की सलाह है करंट लेवल्स पे 615 के स्टॉप लॉस से 640 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और NBFC स्पेस में से M&M फाइनेंस पे नजर जा रही है, जहां पे काफी समय से अंडर परफॉर्म ये स्टॉक ने भी किया है,
लेकिन जो स्विंग हाई था स्टॉक में वो आज ये स्टॉक सरपास कर रहा है। वॉल्यूम्स भी पहले 1 घंटे में काफी अच्छे वॉल्यूम स्टॉक में हुए। सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं कैचअप मूव दिखा सकता है अंडर परफॉर्मेंस को पूरा करने के लिए। और एमएनएम फाइनेंस 276 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी 292 के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो ये एम फाइनेंस यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम 281.70 पर इस समय ये स्टॉक। अमित सेठ जी, आपकी इस समय के फ्रेश पिक्स क्या होंगी? जी अनुज जी, बजाज ट्विंस अच्छे लग रहे हैं। पहले बजाज फाइनेंस रिकमेंड किया था, उसमें अच्छा मूव आ रहा है। बजाज फिनसर्व का भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे भी एक पिवट रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। 1723 का प्राइस है, 1700 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट 1775 तक के रहेंगे। सेकंड स्टॉक मैं लेना चाहूंगा रिलायंस। रिलायंस का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। यहाँ पे कंटिन्यूस हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं। 2471 इसका प्राइस है। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 2450 का और टारगेट्स लगभग रहेंगे 2525 के। ओके, रिलायंस पे यहाँ पे शुमार हो गया कॉल्स में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिस्क्लेमर, जो चैनल देख रहे हैं उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, तो कृपया इस कॉल के साथ एक निजी राय जरूर सम्मिलित रखें। आशीष बहती जी, आपके 2 ट्रेड्स। रियलिटी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सुबह से थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर हुआ, लेकिन हमें लग रहा है कि वेल प्लेस्ड है, ये वापस अपने हाई की तरफ जाता हुआ देखने मिल सकता है 1 या 2 ट्रेडिंग सेशंस में। तो 1480 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल रियलिटी में जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1420 का एक एसएल मेंटेन करे। दूसरा जो ट्रेड हमें अच्छा लग रहा है वो एल&टी फाइनेंस। इसमें भी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने में मिला है और हमें लग रहा है ये भी वेल प्लेस्ड है, अपने न्यू हाइस की तरफ जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो 160 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी एल&टी फाइनेंस में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 155 रुपए के एसएल मेंटेन करे। ओके, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये जो 4 मेहमान थे उनकी तरफ से 8 ट्रेड्स आ चुके हैं। कुछ ही देर में हम आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में देवीना मेहरा जी से बात करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी स्कैनिंग और करें तो अब मेरे स्क्रीन पे एक एक करके आई थिंक कुछ स्टॉक्स अपीयर होते हुए अलग अलग सेक्टर से। एक बार जरा प्लीज़ आप सेल, आज आशीष ने जैसे कि सुबह जिक्र किया ही था टेक चेक में इस स्टॉक के बारे में, 110 पे डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। आपकी राय सचिन क्या बन रही है मेटल्स पे? लुक एट सेल, कल हमने बात भी की थी जब आप मॉर्निंग शो में थे, और अब 110 पे अब टाटा स्टील डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। कोल इंडिया देखिए अच्छा खासा मूव दे रहा है, नाल्को में अच्छा खासा मूव है, JSW स्टील एट डे हाई। मेटल्स पे आपका टेक इस वक्त? कल भी हमने 110 और 116 के बारे में बात की थी। मुझे लग रहा है वो ट्रेजेक्ट्री अभी भी वेल इंटैक्ट है। 110 का लेवल अभी अभी अचीव हुआ है। तो यहाँ पर आई थिंक ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस मैकेनिज्म से ये पर्टिकुलर पोजीशन राइड करने की सलाह होगी। जिस तरीके से फिलहाल बिल्टअप है, मुझे लग रहा है 106 के नीचे जब तक ये स्लिपेजेस नहीं होते तब तक आई थिंक ये मोमेंटम बरकरार होगा। एंड ऑन द हायर साइड 116 117 के आसपास मुझे लग रहा है ये फिजल आउट हो सकता है। तो फिलहाल अभी भी रिवॉर्ड टू रिस्क फेयरली प्लेस्ड है एंड यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। एक अपडेट ये होगा कि हिंडाल्को में मुझे लग रहा है थोड़ा सा एग्जॉशन आ रहा है। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों का अगर हम डेटा देखें तो वहां पर कहीं जाकर 550 के आसपास एग्जॉशन के साइंस आ रहे हैं। इसी वजह से हमने हमारे क्लाइंट्स को थोड़ा सा मुनाफा बांधने की सलाह दी है। तो आई थिंक ओवरऑल सेक्टर में भी काफी अच्छे रोटेशनल मूव्स है, जहां पर सेल में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, हिंडाल्को में थोड़ा सा एग्जॉशन है। बट अगर हम JSW स्टील का डेटा देखें तो वहां पर मुझे लग रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट होने के कगार पे है काउंटर। तो आई थिंक विद इन द सेक्टर भी काफी सारे रोटेशनल मूव्स है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है हर एक स्टॉक को इंडिविजुअली देखना चाहिए। एंड फिलहाल तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से सेल का मोमेंटम है 106 के स्टॉप लॉस के साथ, उसे चेस करने में कोई हर्ज नहीं है 116 117 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब थोड़ी सी बिग पिक्चर समझते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ हैं फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन एंड MD देवीना मेहरा, जिनके अनुभव का संसार बहुत बड़ा है। 3 दशक से ज़्यादा से वो मार्केट ट्रैक कर रही हैं। घरेलू मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट की भी अच्छी पकड़ है। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। 2 चीज़ें जो आपने कही थी जो मेरे दिमाग में अभी तक रही कि इस मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क है पार्टिसिपेट ना करना, और दूसरा रिस्क है कि मार्केट में 7 या 8 ही दिन होते हैं जिनमें आप पूरे साल के गेंस बना लेते हैं। वो मेरे ख्याल से दोनों बातें सच साबित हुई पिछले 1 महीने के मूव को देखकर। अब क्या करें इस समय मार्केट्स में, और खासतौर से इंडियन मार्केट में अभी भी क्या बने रहें? गुड मॉर्निंग अनुज। ये बात तो ठीक है कि जब क्रैश का खतरा बहुत ज्यादा ना हो तब मार्केट में निवेशित रहना ही बेहतर रहता है, जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है। मतलब ये मैं कभी नहीं कहती कि आप सभी पैसा
शेयर मार्केट में लगा दें। पर जो भी आपको लगाना है वो निवेशित रहना ही बेहतर था, जैसा कि अभी हमारे सामने भी आया ये पिछले 1 महीने में, जैसे आप कह रहे हैं। तो अभी भी मुझे क्रैश का खतरा बहुत अधिक लगता नहीं है, जहां तक लार्ज कैप्स का सवाल। और वो भी ये जो मैंने कहा था, ये भी डेटा के बेसिस पर ही था कि जो अप मूव आते हैं वो एक एक दो दो दिन में बहुत बड़ा मूव आ जाता है। तो ये चीज जो मैं कह रही हूँ कि क्रैश का खतरा बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी एक डेटा की ही बात है। हमारे दिमाग में है कि भारतीय बाजारों ने 15-16% की कंपाउंडिंग दी है 40 सालों में, लेकिन वो हर दशक बहुत अलग अलग रही है। तो आप 2010-20 का जो दशक देखें, आपकी कंपाउंडिंग खाली 8.8% थी। आपने अगर 100 रुपये निवेश किए होते तो वो खाली 230 होते, जबकि आपका फिक्स डिपॉजिट में ही 200 के करीब हो जाता। तो इक्विटी मार्केट्स ने वो पूरे दशक में कोई रिटर्न खास दिया नहीं। उसके बाद ये सब कोविड और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज के कारण भी 2020 से भी कंपाउंडिंग कोई बहुत अधिक नहीं रही है। मोटी बात यह है कि आप ट्रेंड लाइन के अभी भी बहुत नीचे हैं। तो जो क्रैश का खतरा होता है वो होता है जब आप ट्रेंड लाइन के बहुत ऊपर निकल जाए, तो वो अभी खतरा और नजर नहीं आता। लेकिन जहां पर निवेशकों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है वो है स्मॉल कैप है। और वहां पर ही थोड़ा जो निवेश हो रहा है वो अब थोड़ा पागलपन की तरफ जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और जो लोग आ रहे हैं उनको इतिहास पता नहीं है कि स्मॉल कैप में किस तरह से क्रैश आ सकता है। और ऐसा भी आता है कि जिसमें जो स्टॉक्स आपने निवेश किए हैं वो कभी आपको वापस उन भाव पे नहीं नजर आए, शायद बाजार में ही नहीं नजर आए। क्योंकि मैं ये देख रही थी, मैं एक डेटा देख रही थी कि 90 के दशक में कई साल थे जहां 1000 से ज्यादा लिस्टिंग हुई, और जबकि आप आज देखें तो कुल मिला के लगभग 4000 स्टॉक्स ऐसे हैं जो ट्रेड होते हैं। तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो लिस्ट होने के बाद शून्य में विलीन हो गए। वो जो नए लोग आए हैं, निवेशक आए हैं, उनको शायद ये सब इतिहास पता नहीं, तो उनके लिए मैं थोड़ी चेतावनी देना चाहूंगी। नहीं, वो आपने बहुत सही चेतावनी दे दी देवीना मैम। मैं बताता हूँ, मैं भी उसका रीज़न बताता हूँ। मैं जो आजकल इंस्टाग्राम पे रील डालता हूँ तो मैं उनकी इनसाइट्स देखता हूँ, क्योंकि काफ़ी व्यूज़ आते हैं उस पर। तो मैं इनसाइट्स देख रहा था, तो 85% एंगेजमेंट जो मेरी रील पर है वो उनकी उम्र जो है वो 34 साल से कम है, और उसमें भी आधे से ज़्यादा वो हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है। तो उन्होंने ऑब्वियसली वो फेजेस देखे नहीं हैं मार्केट में जो आपने जी। मैंने देखे हैं। तो ये बिल्कुल, ये वार्निंग बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि उनको पता नहीं करेक्शन होती क्या है। उन्हें ये नहीं पता करेक्शन क्या होती है। फॉरगेट अबाउट बेयर मार्केट क्या होती है। जो मतलब इस मार्केट में तो करेक्शन ही नहीं आया, एक 10% की करेक्शन तक नहीं आई। हमने तो 2007-8 की मार्केट में 3-4 बार 30-30% की करेक्शन देखी थी, उस बड़ी बुल मार्केट में भी। नहीं, आपको स्मॉल कैप में तो 2008 में 80% इंडेक्स गिरा था, बिल्कुल बिल्कुल 78% टू बी एग्जैक्ट। और बिल्कुल। फिर जब वो 80% कोई चीज गिरती है ना, तो वो 5 गुना भी होती है तो आपको 0 रिटर्न मिलता है। नहीं, और एब्सोल्युटली वो वापस वो इंडेक्स लेवल आने में पूरे 8 साल लगे थे। नहीं, बिल्कुल। और 2018 में जो क्रैश आया उसमें भी लगभग 2/3 स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा था। और ये भी लोग सोचते हैं कि मैं जो स्टॉक खरीद रहा हूँ वो बहुत अच्छे रहेंगे चाहे इंडेक्स गिर जाए। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जो 2008 में स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा था, खाली 1% स्टॉक्स थे जो नहीं गिरे थे। और जो 2018 में गिरा था, खाली 8% स्टॉक्स ऐसे थे जो नहीं गिरे थे। तो ये आप खुशफहमी में मत रहिए कि बाजार स्मॉल कैप का चाहे इंडेक्स जो भी हो, मैं जो शेयर खरीद रहा हूँ वो तो अच्छा करेंगे। वो तो खैर है हमारे तो यहाँ पे ये ना, सब चाहते हैं कि हम है ना उस 8% में। वो F&O में 90% लूज करते हैं, फिर भी सब ट्रेडिंग कर रहे हैं ना F&O में, क्योंकि सबको लगता है कि हम आएंगे ना उस 10% में, क्या दिक्कत है। अच्छा खैर देवीना जी, ये तो बात आपकी वार्निंग सही हो गई, चलिए। लेकिन अब बात करते हैं कुछ बड़े सेक्टर्स की। एक सेक्टर जो आपको पसंद नहीं है, एक्सेप्ट एक आध बैंक्स, जो एक आध स्टॉक जो आपने इन द पास HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक रेकमेंड किए थे, लेकिन इस समय लार्ज प्राइवेट बैंकों में क्या यहाँ से निवेश करके पैसा बनेगा? मैं उसमें एक तरह से बेट नहीं कर रही हूँ।
आपने जैसा कहा और कई लोगों ने मुझे बोला भी है कि ये तो आपका तकिया कलाम है कि मैं आई एम अ नर्वस इन्वेस्टर इन बैंक्स। तो मुझे बैंक्स और लेंडर्स में इन्वेस्ट करने में हमेशा डर लगता है, क्योंकि वहां पर कहाँ क्रेडिट खराब है ये आप बाहर बैठे आपको मालूम नहीं चलता है। लेवरेज सेक्टर है, कहीं पर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो वो पूरा आपके कैपिटल पे हिट आता है। तो 2020-21 में मैंने बैंक्स में निवेश नहीं किया था, 2022 में किया था, पर वहां से अब हम लोगों ने काफी कटौती कर दी है। वर्ष पिछले 2 तिमाही में हम लोग के रीबैलेंस में हमने बैंक्स में कटौती की है। थोड़ा मतलब पीएसयू बैंक्स की तरफ रुझान ज्यादा है, लेकिन ये सेक्टर अभी भी नहीं लगता है हमारे सिस्टम्स को। तो ये सिस्टम ये तो हम लोग काफी अंडरवेट है। ऑफ कोर्स ये इंडेक्स में सबसे बड़ा वेट वाला सेक्टर है। अगर इतना बड़ा वेट नहीं होता तो शायद मैं इसकी तरफ देखती भी नहीं। और जो ओके, ये अभी पॉइंट है मैम, बट अब कुछ और स्पेसेस की बात करते हैं। आज सुबह सुबह हमने प्रीशियस मेटल्स में एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा मेटल्स की। आई मीन फेरस नॉन फेरस ग्रुप की मैम, इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई। आपका मेटल्स पे कोई व्यू है इस वक्त मैम? अभी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं बना है कि बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सिग्नल लेने वाले सेक्टर हैं। क्योंकि जो फेरस नॉन फेरस मेटल है उसका जो भाव होता है वो यहाँ पर नहीं तय होता, वो तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तय होता है। तो अभी हमारे सिस्टम से ऐसा कोई सिग्नल नहीं आया कि यहाँ बहुत बड़ी तेजी होने वाली है। ओके, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव की एक्सपेक्टेशन आपको नहीं लग रही है? अच्छा मैम, अभी बैंक्स पर बात हुई, आपने थोड़ा सा मिड कैप को लेकर स्मॉल कैप को थोड़ा सा एक अलर्ट भी, एक रेड फ्लैग रेस भी किया, फिर मैंने आपसे मेटल्स के बारे में पूछा। और एक दो स्पेस जहां पे अच्छा मूव आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, उसमें आप आईटी को कहां रखेंगे? क्योंकि प्रीवियस हाई ऑफ निफ्टी आईटी और इस प्राइस में स्टिल निफ्टी आईटी के इस प्राइस में एक डिफरेंशियल बाकी है, जहां की निफ्टी बैंक अपने प्रीवियस हाइज को रीगेन करके बड़े सब्सटेंशियल गैप के साथ उसे क्रॉस कर दिया है। आईटी पे आपका टेक मैम इस वक्त? आईटी अभी हमारे सिस्टम्स को बहुत अच्छा भी नहीं लगता, बहुत बुरा भी नहीं लगता है। तो हम लोग शायद मार्केट वेट होंगे या थोड़ा सा शायद अंडर वेट हो, पर लगभग मार्केट वेट के ही आसपास होंगे। जहां तक मुझे याद है हमारा मिड कैप आईटी में थोड़ा ज्यादा निवेश होगा लार्ज कैप पर लार्ज कैप में भी ऐसा नहीं कि निवेश नहीं किया है। तो उसमें बहुत एक्सट्रीम व्यू अभी नहीं है कि बहुत ही अच्छा लगता हो या बहुत ही बुरा लगता हो। अभी वो स्थिति नहीं है। ओके, तो आपने मिड कैप आईटी में फिर भी आपकी बातों में थोड़ा सा झुकाव नजर आ रहा है मैम। अच्छा मैम, भले ही आप निवेशित हों या ना हो, लेकिन अगर आपने एक्सपोजर लिया है या नहीं लिया है, लेकिन जब इन चुनाव के नतीजे आए हमें राज्य सरकारों के राज्यों के, उसके बाद हमने डिफेंस में, रेलवेज में एक और मूव देखा। आई मीन जनता जनार्दन जो भी एक्सपेक्ट कर रही है 2024 के चुनाव में, उसके मद्देनजर ये दो स्पेस काफ़ी हॉट फेवरेट रहे हैं, पैसा भी बना है। आई मीन स्टॉक्स लाइक HL, इनकी तो तस्वीर ही बदल गई। इन दो स्पेसिस पे आपका टेक मैम इस वक्त, अगर आप अच्छा पैसा बना चुके हैं तो? थोड़ा सावधान रहिए। अभी हम लोग अभी बहुत बड़ा इसमें निवेश नहीं होगा, पर आपने जिन स्टॉक्स का नाम लिया उनमें पहले निवेश कर चुके हैं। पर जहां तक भी हो, जब कहानी सबको समझ में आने लगती है, सब उसमें कूदने लगते हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर जाना चाहिए, यही मैं कहना चाहूंगी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। देवीना मैम, एक आखिरी सवाल। इस समय फिर अब ये मान लें कि 2024 की कहानी रहेगी रेट कट्स, और क्या उस हिसाब से अभी भी इक्विटी मार्केट में बड़ा पैसा बनेगा? मुझे लगता नहीं कि भारत की का बाजार रेट कट से ही चलेगा या डूबेगा, या मतलब रेट बढ़ने से। तो वो मेरे ख्याल वो लिंकेज उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उतना बड़ा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट में चेंज होगा 2024 में, पर उतना बड़ा होगा ये कहना तो मुश्किल है। क्योंकि अभी भारत की आप इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की दर देखें तो अभी भी अब 4 साल हो गए हैं, हम 4% से ऊपर ही चल रहे हैं, जो हमारा टारगेट है। और दूसरी बात है कि ये जरूर है कि सेंट्रल बैंक के लिए रेट के लिए वो लोग कोर इन्फ्लेशन देखते हैं, जो फूड और फ्यूल को हटाकर। पर भारत के लिए जो फूड इन्फ्लेशन भी ज्यादा रहती है, जो खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ते हैं, उससे
भारत की अर्थव्यवस्था को भी और मैं कहूँगी कॉर्पोरेट अर्निंग्स को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राहक है उसके बजट में ये एक बड़ा कंपोनेंट रहता है। तो जब अगर खाने के दाम बढ़ते हैं तो फिर एफएमसीजी से लेके एंट्री लेवल ड्यूरेबल्स तक सब जगह उसका असर नजर आता है कि बजट में अब उसका स्कोप कम रह जाता है। तो वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो अभी रेट कट मेरे ख्याल से तो आरबीआई बहुत जल्दी नहीं करेगा। फेड का जरूर थोड़ा ज्यादा डविश कल का जो स्टेटमेंट था कि अब हम लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट को ऊपर नहीं रखना चाहते, तो अगले साल से कुछ शुरू होगा। इस साल की तो हमारी कभी भी उम्मीद नहीं थी कि रेट कट आएगा। 1.5 साल पहले के भी आप मेरे इंटरव्यू देखें, अब आएगा तो 2024 में किसी समय। देवीना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए एक शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आइनॉक्स इंडिया के प्रमोटर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिद्धार्थ जैन से बात करेंगे, जिनका आईपीओ आज से खुला है। टैंक बनाने वाली कंपनी आइनॉक्स इंडिया का आईपीओ आज से खुल रहा है। इशू के जरिए कंपनी की 1460 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ और कारोबार पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के प्रमोटर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिद्धार्थ जैन। सिद्धार्थ जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको इस आईपीओ के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू अनुज जी फॉर हैविंग मी एट स्टूडियो। ओके, तो क्रायोजेनिक टैंक्स, ये क्योंकि हमारा जो दर्शक है वो एक रिटेल व्यूअर है, वो सबसे पहले ये जानना चाहता है कि ये एग्जैक्टली है क्या और आपकी कंपनी में ऐसी क्या स्पेशलिटी है जिसके लिए उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा, दर्शकों को मालूम नहीं होगा कि क्रायोजेनिक्स क्या होता है। इट्स एनी फ्लूइड विच इज कोल्डर देन -100 डिग्री सेंटीग्रेड टिल -270 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे द सिंपलेस्ट थिंग इज लिक्विड ऑक्सीजन। जो आप लोग अस्पताल जाते हैं, बाहर एक सफ़ेद मेडिकल ऑक्सीजन टैंक दिखता है, उसके अंदर मेडिकल ऑक्सीजन है विच इज़ एट -183 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो टैंक है आपको कुछ दिखता तो है नहीं, बाहर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है लेकिन अंदर -183 है। So the equipment, which is the cryogenic tank which we manufacture, this is a vacuum insulated tank. That is the core of our technology. And it can be adapted in different shapes and forms. We make tanks that go, on the road, which are static, in ships, in all different manners. ओके, तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी शानदार रहा है। ये क्या आपके पास एक फिक्स क्लाइंट्स होते हैं या कोई फिक्स मार्केट्स हैं जिनमें, और आपके फिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बार बार रिन्यू होते हैं? एक मतलब क्योंकि आपकी ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी शानदार रही है पिछले 3 साल। ये कंपनी चालू हुई थी 30 साल पहले। माय फादर फाउंडेड इट, मिस्टर पीके जैन। इट हैज़, वी हैव 3 डिविजन्स। एक है इंडस्ट्रियल गैसेस, दूसरा है LNG, तीसरा है क्रायोसाइंटिफिक। इंडस्ट्रियल गैस में द ग्लोबल इंडस्ट्रियल गैस प्लेयर्स सच एज एयर प्रोडक्ट्स, लिंडे एट्सेट्रा, जो बनाते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। इट इज़ अ वेरी old and established industry, so we have a lot of repeat clientele there. उसमें एक नया प्रोडक्ट आया हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन, जो आपने सुना होगा आजकल क्लीन एनर्जी की तरफ जो जा रहा है। सब कोई बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन इज द फ्यूचर, एंड हम प्रोडक्ट्स, वी मेक प्रोडक्ट्स दैट विल बी यूज्ड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टोर लिक्विड हाइड्रोजन, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट. So if there is going to be a large adoption of hydrogen in the future, which is what we think is going to happen, so there will be a huge requirement for our tanks there. दूसरी वर्टिकल हमारी है LNG. वहाँ हमारे कस्टमर्स फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, जहाँ हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इक्विपमेंट बनाते हैं. लिक्विफाइड नेचुरल गैस दुनिया में सबसे लोएस्ट CO2 इमिटिंग फॉसिल फ्यूल है. तो पूरी दुनिया में आप देखेंगे आजकल बहुत लोग LNG कंज्यूम करना शुरू किए. अभी उसको कंज्यूम करने के लिए हमारे इक्विपमेंट की ज़रूरत है. वी मेक द इंफ्रास्ट्रक्चर टू यूटिलाइज टू कंज्यूम दैट प्रोडक्ट. ओके, तो आपके मैं एक जो हमारी रिसर्च टीम ने एक नोट भेजा है उसके हिसाब से कह रहे हैं कि आप का एक रिस्क फैक्टर जो है वो ये है कि आप काफ़ी मेजॉरिटी डिपेंड करते हैं एक्सपोर्ट पर, और एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्राइवेट और पब्लिक कस्टमर्स हैं जो मेजर रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं. So, ऐसा है क्या? जी ऐसा है कि about 45% of our revenue comes from export. A few years ago it was 30%. We are proud of that. In fact, one of the biggest reasons of doing this IPO is to increase visibility
of our company globally. In terms, about less than 50% of our revenue comes from the top 10 customers that we have. But we have about 1200 domestic customers, 200 international customers हैं. हम 60 देशों से ज़्यादा में एक्सपोर्ट करते हैं. हमारा मार्केट शेयर इंडिया में काफ़ी है, लेकिन ग्लोबली हमारा मार्केट शेयर ज़्यादा नहीं है. सो जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, engineered in India, designed in India, manufactured here to the highest level of tolerances, our aim is to take it to the world. वीरू? ओके सिद्धार्थ जी, मैं जानना चाहूँगा जैसे कि लास्ट फिस्कल में मैं आपके देखा था सेल्स अप्रॉक्सीमेटली 984 करोड़ वर्सेस 804 CR. आप पिछले 2 साल से 2 फिस्कल से किस मार्जिन पे काम कर रहे हैं? मार्जिन की ट्रैजेक्टरी क्या रही है आपकी और इस साल के लिए क्या अनुमान है आपका? सो वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग. हमारे पिछले 3 साल में हम CAGR 25% से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं एट हेल्दी EBITDA margins in the early 20s. In the what we see is in the first half of FY24, we've grown at our revenue has been about 580 crores with an EBITDA of 145 crores and a PAT of 103 crores. So if you see our EBITDA margin in the first half of this year has been close to 25% with a PAT margin of about 17%. We do hope going forward that we should be able to maintain this kind of margin and the growth profile. ओके अभी मैं हाइड्रोजन सेगमेंट की बात ना करूं सर सिद्धार्थ जी, तो भी जो आपने 3 डिविजन्स का मुझे जिक्र किया, योर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक वाज अप्रॉक्सीमेटली 1036 CR इन सितंबर एंड. इसमें से इन तीनों डिवीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है? जी, about 52% comes from industrial gas division, about 25% comes from the LNG division, Okay. और बाकी क्रायोसाइंटिफिक डिवीजन में. मैं 1 मिनट के लिए जरा क्रायोसाइंटिफिक के बारे में बात करता हूँ. हमारे पिछले 20 साल से इसरो के साथ पार्टनरशिप है जो श्रीहरिकोटा में लॉन्च पैड है. वहाँ वी प्लेड अ मेजर रोल इन द अर्ली 2000s in creating that. We supplied tremendous amount of equipment, 100% of all the cryogenic systems for ISRO's launch pad. So it's a matter of great pride that we had this indigenous technology and we didn't have to go to some other country to make our own launch pad. And since then we have been supplying a lot of equipment to ISRO on a continuous basis, and now we are supplying to global space companies as well. तो आप सोच सकते हैं कि ये जो मेड इन इंडिया का ब्रांड है इज फाइनली एक्सेप्टेड ग्लोबली. ओके, एक आखिरी सवाल है मेरा जी. ये पूरा का पूरा इशू OFS है जी. 1459 करोड़ का, और रफली ये 25% में ट्रांसलेट होता है जी. जो आपका मार्केट कैप होगा उसमें. ये बेच कौन रहा है? और दूसरी बात, क्या एक रिटेल इन्वेस्टर के मन में हमेशा सवाल आता है कि जब OFS में से कोई बड़ा इन्वेस्टर निकल रहा है तो मैं इस लेवल पे क्यों पैसा डालूं? जी, पहली बात तो है कि द होल कंपनी इज ओन्ड बाय द प्रमोटर्स, तो वो 25% इसलिए आप उसमें वो कर रहे हैं. और प्रमोटर्स ही 25% बेच रहे हैं. ठीक है. बिकॉज दैट्स द लॉ एंड यू हैव टू डाइल्यूट डाउन टू 75% टू गो पब्लिक. द पर्पस ऑफ गोइंग पब्लिक इज टू क्रिएट विजिबिलिटी फॉर आवर कंपनी ऑन अ ग्लोबल स्केल. जैसे हमने अभी जो आपको पहले बताया था, अगर हम इसरो के साथ काम कर रहे हैं, हमने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिक्विड हाइड्रोजन प्लांट जो कोरिया में लग रहा है उसके लिए टैंक्स हमने डिलीवर किए हैं. ये दुनिया को नहीं मालूम है. सो पीपल हैव टू नो दैट देयर इज दिस इंडियन कंपनी विच हैज़ दिस ability, technology, IP to make world class products, gold standard products for the world. Got it. और उसके बाद आप डिल्यूट नहीं करेंगे, ये बस 25% कर दिया उसके बाद. बिल्कुल, ये वन शॉट में. चलिए, ऑल द बेस्ट आपको. एक नया सेक्टर मार्केट के लिए भी, और ज़रूरत है मार्केट को भी इस तरीके से थोड़े नए नए सेक्टर्स की, और आपको ऑल द बेस्ट IPO के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू अनुज जी, थैंक यू वीरेंद्र जी. चलिए, तो इसके साथ वीरू अब मैं आपको टॉस कर रहा हूँ. 244 पॉइंट ऊपर निफ्टी. बैंक निफ्टी थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन निफ्टी में अभी भी कोई कंप्लेन नहीं है. 21,167 पर. वीरू? बिल्कुल कोई इशू नहीं है अनुज आज के लिए. और आपकी स्क्रीन पे इस वक्त है, अभी भी हम डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहे हैं. इट्स 21,166 ऑन निफ्टी. बैंक निफ्टी 47,819 पे. कुछ और जो स्टॉक्स अब आके थोड़ा सा हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहे हैं. लेट्स ब्रिंग PNB आपकी स्क्रीन पे अभी भी आएगा. PSU बैंकिंग बास्केट में 90 पर ट्रेड करता हुआ ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है. सचिन जी, PNB पे आपका टेक इस वक्त? वीरेंद्र जी, यहाँ पर काफी स्लो मूवर रहा है, बट इसने कंसिस्टेंटली अपनी चाल अपने 5-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन की है. पिछले 15 दिन का डेटा देखें तो इस पर्टिकुलर एवरेज को इसने अच्छी तरह रिस्पेक्ट दिया है.
तो आई थिंक यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से पोजीशन होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। सपोर्ट फिलहाल शिफ्ट हो चुका है ऑन एट अराउंड 89 एंड ऑन द हायर साइड जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है 94 96 के आसपास का एक स्विंग जरूर बन सकता है ग्रेजुअली इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो फिलहाल तो यहाँ पर बने रहने की सलाह होगी 89 के स्टॉप लॉस के साथ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।